हाँ भाई, तो शुभम आज हम स्टार्ट करते हैं। अगला लेसन हमारा है फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अब डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में क्या है इसको अच्छी तरह से समझ लो। पहले तो डी ब्लॉक के तत्व कौन से कहे जाते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहे जाते हैं। वे तत्व जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह डी ब्लॉक में प्रवेश करे। काय में? डी ब्लॉक में। वे तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, या जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश कर जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और इनको आवर्त सारणी में कहां रखा गया है तो आपको बता दें, आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में जो रखे गए हैं वो आपके कौन से हैं? डी ब्लॉक के तत्व। इसी वजह से इनका दूसरा जो नाम है वो है संक्रमण तत्व। कौन सा है? संक्रमण तत्व। क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो वे तत्व जो एस और पी ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं, जिनमें एस और पी दोनों के लक्षण, दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, यानी ये आप जो पीरियोडिक टेबल सामने देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें एस ब्लॉक आगे है, पी ब्लॉक बीच में है, जो येलो कलर के बीच में है वो आपके डी ब्लॉक। ठीक है, तो इनमें दोनों के लक्षण होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको डी ब्लॉक में रखा गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि संक्रमण तत्वों को कौन से ब्लॉक में रखा गया है, तो आप लिखेंगे डी ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि यह एस और पी ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं, अतः यह तत्व संक्रमण तत्व कहे जाते। कोई दिक्कत? अच्छा, इस श्रेणी में, इस तत्व में चार तत्व, मतलब डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक को चार श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? चार श्रेणियों में। कौन कौन सी वो भी सुन लीजिए। जो पहली आपकी श्रेणी है, फर्स्ट श्रेणी जो है, ठीक है, वो बोली जाती है 3D श्रेणी। क्या बोली जाती है? अच्छा, आपको क्या जानकारी है कौन से आवर्त से स्टार्ट होती है? चौथे आवर्त, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ। ये चार पीरियड जो है, चार आवर्त जो है वो आपके डी ब्लॉक में आते हैं। फोर्थ आवर्त में जितने तत्व रखे गए हैं ये 3D सीरीज बोली जाती है, 3D श्रेणी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 3D श्रेणी। फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ आवर्त जो है उसमें जो तत्व रखे गए हैं ये 4D श्रेणी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? सिक्स वाला जो है वो 5D श्रेणी बोली जाती है। क्या बोली जाती? और जो सेवेंथ वाला है वो 6D श्रेणी बोली जाती। यदि आपसे पूछा जाए डी ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो चार श्रेणियों में, 3D, 4D, 5D, 6D। और जो चौथा पीरियड है वो 3D में। हाँ, ये भी याद रखना अच्छी तरह से। पर आप क्या होता, हम लोग कभी कभी गलती में हम ये कर जाते हैं कि चौथा पीरियड है तो चौथे आवर्त में होगा 4D सीरीज होगी, पांचवा पीरियड है तो 5D ना, ऐसा नहीं है। आवर्त चौथा है लेकिन श्रेणी कौन सी है? रीजन ये है, आप समझ लो, इसका पहला आवर्त है 3D का 21। क्या है बेटा? हम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं। हम 21 का निकालेंगे तो बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और क्या आया? 3d1। देखो आ गया 3d। 2 + 2 4, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, 2 20 और 1 21 हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां आया बेटा? 3D में। 3D में तो जो फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं वह 3D में आएंगे। काय में आएंगे? फिफ्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट या तत्व हैं वो 4D में आएंगे। काय में आएंगे बेटा? सिक्स पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं वो 5D में आएंगे, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है। और सेवेंथ पीरियड का जो है वो 6D में आएगा। तो जो भी आपके डी ब्लॉक के तत्वों की श्रेणी है, कितनी श्रेणी है? चार, 3D, 4D, 5D एंड 6D। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, 3D, 4D, 5D एंड 6D, अच्छी तरह से समझ लेना इसको। अच्छा, इनमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जिनको हम एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाद। वो क्या है वो इसी में आगे, चलो इसी में अभी हल बता दे रहा। पहले हम सीरीज ले रहे हैं 4 पीरियड, जिसको हम कौन सी श्रेणी बोलते हैं? 3D श्रेणी ले रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो हम 3D श्रेणी ले रहे हैं। थोड़ा सा पहले संक्रमण तत्वों के बारे में पूरी बात बता दें।
इतना समझ गए, इतना समझ गए, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि यह एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं। इनमें दोनों के गुण लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, संलक्षित होते हैं, या इनके संक्रमण, संक्रमण किसे कहते हैं, एक तरफ से दूसरे में फैलाना, ठीक है। अच्छा, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये भी सुन लो। जो संक्रमण तत्व हैं, क्या है, संक्रमण तत्व, क्या है, संक्रमण तत्व, या इनको कौन सी श्रेणी बोलते हैं, डी ब्लॉक की सीरीज या संक्रमण तत्व। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कौन सा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा, n-1 डी पे कितने इलेक्ट्रॉन चढ़ा सकते हैं आप, एक से लेके, ठीक है, और एस में कितने चढ़ा सकते हो, एक से। तो ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी डी ब्लॉक है केवल, ठीक है। रीति गौर से देखें, एन क्या है, संख्या, नंबर ऑफ पीरियड। सपोज दैट ये आपका देखो हम ले रहे हैं 3, इसमें क्या लिखा है, ये 3, सॉरी, बड़ा पीरियड, सबसे बड़ा आवर्त क्या है, 4। हमने कौन सा पीरियड की संख्या है, ये कौन सा आवर्त लिया, ये चौथा आवर्त। पीरियडिक टेबल देखो, बगल में देखो पीरियडिक टेबल, ये हम चौथा आवर्त लिया बेटा, हमने ये चौथा आवर्त लिया। चौथे आवर्त में 21 से लेकर कितने आ गया, 30 तक। चौथे आवर्त को कौन सी श्रेणी बोलते हैं, 3D श्रेणी। कौन सी श्रेणी, 3D श्रेणी। तो ये n बराबर आपका 4 है, यहां पर क्या हो गया, n बराबर, बोलो n बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब n की जगह पे आप 4 रखोगे तो 4 में से क्या गया, 4 - 1 d, तो 4 में से क्या गया, 1, यानी कौन सा आएगा, ये 3D। देखो हमारे में 3D आया, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 से। ये हमारा 21 का आया तो यहां पर 1 आया, और हम 22 का तो 2 आएगा, 23 का 3 आएगा, तो यहां से 1 से 10 तक आप भर सकते हो उसमें। उसके बाद ये देखो लास्ट में क्या लिखा है, NS, तो ये क्या है आपका 4S। याद रखना, जब भी ये आपका अफबाउ का नियम है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, हमने आपको बार बार बताया कि आप इस सीरियल में निकालोगे। कैसे सीरियल में, 1 नंबर का पीरियड 1, फिर 2 नंबर के, फिर 3 के सारे इकट्ठे लिखोगे, चौथा लिखोगे। इसको हम कैसे सही से प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 दूर लगोगे थोड़ा, क्योंकि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। n+l का नियम पढ़ा है आपने क्लास 11th में, याद रखो। चलो 4s2 के बाद क्या आएगा, 3D, ये समझ गए। तो ये जो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक है 4 - 1d, 3D। अच्छा, फिर क्या लिखा है, NS, n का मतलब संख्या हमने कितनी ली थी, देखो 4s, और s में कितने भर सकते हैं, 1 से लेके 2 तक। ये डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताइए क्या दिक्कत, बोलिए भैया, इतने में कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट नोट है, यानी इसमें और क्या हो गया बेटा, हमें बताओ, एनी प्रॉब्लम। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है कि 3D सीरीज जो होती है, 3D श्रेणी जो होती है, इस श्रेणी में जो आपसे पूछा जाए स्थायी तत्व या स्थायी विन्यास कौन सा है, किन तत्वों का है, क्या पूछा जाए, स्थायी विन्यास या कौन से तत्व इसमें स्थायी होते हैं, तो यह हमेशा याद रखना। या तो ये तो इनका छोड़ो, हर चीज का आपको पता होगा, शिवम कौन से तत्व स्थायी हैं। चलो एक ऑप्शन हम बना रहे हैं, ये आपका डी है। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। हमने भरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ठीक है। और इसमें हमने भरे 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, एक हमने और बनाया बेटा,
1 2 3 4 5 हमने बनाया 1 2 3 4। लीजिए, अब हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है। तो इसमें देखें सभी कोश, सभी ऑर्बिटल, सभी कक्षक पूरे भरे हुए हैं, कंप्लीटली फिल है, दैट इज स्टेबल कंपाउंड, सबसे ज्यादा स्टेबल स्थायी है। उसके बाद इन दोनों में कौन स्थायी है? ये वाला स्थायी। रीजन, क्योंकि ये अर्धपूर्ण कक्षक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूर्ण है लेकिन आधा आधा पूर्ण है, जो अर्धपूर्ण है ये, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो या तो पूर्ण भरे हुए कक्षक स्थायी होंगे या अर्धपूरित कक्षक स्थायी होंगे, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ गुण हैं। क्या गुण है? पहला गुण है इनका गलनांक। पहला गुण क्या है बेटा? हम इनके गुण लिखेंगे। इनका गलनांक, डी ब्लॉक के तत्वों का जो गलनांक है वह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है। बताइए सर, आजाद। डी ब्लॉक बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा होगा एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक भी लिखा होगा, और आपसे पूछा जाए किन तत्वों का गलनांक, किस ब्लॉक के तत्वों का गलनांक उच्च है, अधिक है, तो आप लिखोगे डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक अधिक है, एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है। इसगुडी, कोई दिक्कत? अच्छा भैया, इसके बाद एक चीज और है, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वह एस और पी ब्लॉक से अधिक कठोर भी होते, मजबूत, टाइट। कैसे होते हैं? अधिक कठोर भी होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व एस और पी ब्लॉक से अधिक कठोर भी होते हैं, कुछ अपवाद छोड़ के। मरकरी एक द्रव धातु है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक और यदि हम पढ़ेंगे तो इनमें धात्विक चालकता भी उपस्थित होती है। चालकता का मतलब ये सुचालक कुचालक पढ़े ना पन्ने, धात्विक चालकता भी इनमें होती है। अच्छा भैया, अच्छा, धात्विक चालकता के बाद यह संकर आयन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संकर आयन। जानते हो, संकर लवण पढ़ा है अपन ने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेसन पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कौन से तत्व कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकर लवण बनाते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व संकर लवण बनाते हैं। धर्मेंद्र, एनी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यह रंगीन लवण भी बनाते भैया। यह कैसे लवण बनाते हैं? संकर लवण बनाते हैं भैया। संकर याद रखना, सा वाला सा, ये वाला सा है, भगवान जी वाला सीटी वाला सा नहीं है। यह संकर लवण बनाते हैं। और चौथा क्या है? ये रंगीन लवण भी बनाते हैं, रंगीन यौगिक होते हैं ये। और ये क्यों ये अभी पढ़ रहे हैं, ये अभी इनके गुण हैं, मेन लक्षण हैं इनके। पहला है डी ब्लॉक के तत्वों के जो गलनांक है वह एस और पी ब्लॉक से अधिक होता है। डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो एस और पी ब्लॉक से कठोर होती हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो संकर लवण भैया। और क्या लिखा अपन ने? यह रंगीन लवण भी बनाते हैं। ये तो होगा इनकी नॉर्मल भौतिक गुण, समझ लो इनको, ठीक है सर। अच्छा, थोड़ा सा यदि आगे बढ़ेंगे तो इसमें है एक ऑक्सीकरण अवस्था। ये सबसे मेन चीज है, याद रखना, सबसे मेन चीज है। इस पूरे लेसन की सबसे मुख्य चीज क्या है? इसको हटा दें थोड़ा सा। पूरे लेसन की सबसे मुख्य चीज है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, वह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्ती का मतलब है चेंजेबल। इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, बदलती रहती है। पहले हमें जल्दी से 4 लक्षण सुना दो, छोटे छोटे, जल्दी से 4 लक्षण देखो। पहला लक्षण है इनके गलनांक एस और पी से अधिक होते हैं। दूसरा है एस और पी ब्लॉक से अधिक। हाँ, तीसरा क्या है? बिल्कुल ठीक है भैया, बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। अब सुनो, हमने पहला पॉइंट लिखा है, इनके मुख्य गुण पढ़ रहे हैं अपन। डी ब्लॉक के तत्वों के मुख्य गुण हैं।
या बोर्ड एग्जाम में छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं इन क्वेश्चन से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पूरे लेसन के इंपोर्टेंट है, कुछ नहीं है ज्यादा इनमें, इस लेसन में ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सुंदर चीजें हैं। क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों दर्शाते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित क्यों होती रहती है, रीजन सुन लो। अभी यार हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, बोलिए यस, n-1 d की पावर 1 से 10, और दूसरा क्या था इसी में ns 1 से लेके, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, इसमें हमारा जो डी है, डी ब्लॉक, ठीक है, और एस ब्लॉक, क्या डी ब्लॉक और एस ब्लॉक, ये जो उपकोष होते हैं अपने, डी उपकोष और एस उपकोष समझ लो, ठीक है। इनमें इन कक्षकों की ऊर्जा में बहुत ही कम अंतर होता है, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा, डी की ऊर्जा कक्षक की और इनकी ऊर्जा में बहुत ही कम अंतर होता है, ना के बराबर, बहुत ही कम। इसीलिए ये दोनों कक्षक जो हैं वो बंद बनाने में भाग ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये दोनों कक्षक बंद बनाने में भाग, और जब ये दोनों कक्षक बंद बनाने में भाग ले लेते हैं तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो बदलती रहती है, कभी इसकी डी की चली जाती है, कभी एस की आ जाती है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। खत्म, इतना सा टॉपिक है। क्या है, यदि आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित क्यों होती रहती है या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते, तो आप सुंदर सा जवाब लिखोगे बेटा, सुंदर जवाब ये लिखोगे कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें जो डी कक्षक है और जो एस कक्षक है, इनके बीच बहुत ही कम अंतर होता है इन कक्षकों के बीच, इसी वजह से यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित, भानु प्रताप, इसी वजह से यह परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और सुन लो, जो जिनकी ऑक्सीकरण संख्या निम्न है, मतलब कम है, जैसे +2 या +3, ठीक है, अधिक ऑक्सीकरण संख्या भी होती है +6, +7 या +5, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम है, इसको अपन लोग हिंदी में निम्न बोलते हैं। वो निम्न नहीं, यह निम्न प्रकार के, ये नहीं, निम्न का मतलब है लोअर, कम, हाई का मतलब है ज्यादा। जैसे तुम्हारे पास दिमाग निम्न है, हाई नहीं है, क्या है दिमाग, पूजा दिमाग कैसा है आपका, निम्न स्तर का। और यदि आपका रिजल्ट टॉप आता है तो वही दिमाग हम आपको कैसा कहेंगे, अरे नहीं वो तो हम मालूम उस दिन मजाक कर रहे थे, पूजा का दिमाग तो बहुत हाई स्तर का है। मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जो कभी भी बदल सकती है, इसीलिए हम उसको बिन पेंदी का लोटा, दोगला भी कहते हैं उसको, कई जवाब है, दोगला है वो तो बिन पेंदी का लोटा है, अंशुल तो दोगला है, कई बार लोग कहते हैं। रीजन यही है कि हम अपनी थिंक को, अपने वचन को कभी भी पलट देते, हमें कोई वो नहीं लगता पलटने में, हमारी सोच बहुत ही खतरनाक है, एक सेकंड में इधर से इधर खत्म, अभी अच्छे थे बुरे हो गए, बुरे थे अच्छे हो गए। अपने पूरे गांव के सामने तुम लोग अभी कैसे हो, अभी तुम लोग नॉर्मल साइज में हो, गधे में जाते हो, कमजोर बच्चों में, अरे यार वो तो घूमता रहते, पढ़ते लिखते नहीं है, और बस ऐसी बैग लिया, झोला छाप और बस में बैठे चले गए शहर में पढ़ने, घूम रहे होंगे, काय को पढ़ रहे होंगे, मवाली हैं, कबाड़ी हैं। और जिस दिन जिस दिन तुमने टॉप कर दिया, टॉप 10 में तुम्हारी रोल नंबर टॉप 10 में आ गया, वही गांव वाले घर के बाहर लाइन लगाए, अरे यार वो तो मजाक कर रहे थे यार उस दिन, उस जैसे लड़का तो पूरे गांव में नहीं है, लेकिन बस में जाता तो था, लेकिन बिल्कुल शांत रहता था, खूब अल्लाह मचा जाए, लेकिन वो शांत हो जाएगा। संतति, हमारी सोच बदल जाएगी, थिंकिंग बदल जाएगी हमारी, ठीक है। अच्छे दिमाग है आपके पास, उसका उपयोग करो। देखो 24 घंटे बेटा सबके पास होते हैं, सबके पास 24 घंटे, 24 घंटे से ज्यादा है किसी के पास घंटा, किसी के पास नहीं है। इसी 24 घंटे में एक बच्चा टॉप करता है, टॉप, पूरा टॉप, इसी 24 घंटे में कई बच्चे फेल हो जाते, वो भी कॉपी लेके बैठे, वो भी कॉपी, वो उनके पास टाइम नहीं है, सर सही बताएं, समय नहीं था, टाइम नहीं है, तो हम सुबह जगते मम्मी के साथ हम काम करने चले जाते थे खेत पे, पर वहां से आते थे, वहां से आते थे, वहां से आते थे, ऐसा वैसा पूरा टाइम हमें बता दिया आपने, पूरी टेबल खत्म कर दी, टाइम टेबल, और आपके पास 1 मिनट नहीं मिला टाइम पढ़ने के लिए। और ये उसी 24 घंटे में से भैया ने टॉप कर लिया, निकाला ना टाइम, निकाला जाता है, टाइम मिलता नहीं है,
टाइम को शेड्यूल किया जाता है, निकाला जाता है, टाइम टेबल बनाया जाता है। आजाद बनाओ टाइम टेबल, बैठ जाओ, तन मन धन से जुड़ जाओ, सब कुछ भूल जाओ यार, मजा बांधो, मजा आ जाए रिजल्ट देखकर तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। तुम्हारा रिजल्ट जब पॉजिटिव होगा ना तो सबसे पहले सीना किसका फूलता है, कई बार बता चुके हैं, आपके माँ बाप का सीना। हम तो बाद में फूलेंगे, हमारे यहाँ का बच्चा है, बाद में सबसे पहले माँ बाप फूलते हैं। रिश्तेदार, अरे वो हमारा है, पता तुम्हें, एक कोई डीएम बन जाए आपका रिश्तेदार, तुम उससे रिश्तेदारी लगा लोगे, अरे पता वो हमारे चाचा के मामा के मोड़ा है, हमारी है वो तो, हाँ बता दी हमने, डीएम बन गया वो। और वही कोई कांड कर दे, अरे वो हम तो जाने कब से रिश्तेदारी छोड़ दी हमने, बस बेकार है वो, हमारे यहाँ का वो बहुत दूर से हम नहीं रखते, रिश्तेदारी नहीं रखते। सोच हमारी बहुत खतरनाक है, बहुत फास्ट है आप लोग। चलिए कहां पहुंचे हम लोग, हाँ तो हम लोग थे निम्न ऑक्सीकरण अवस्था और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। आदित्य, जो तत्व ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, निम्न का मतलब है कम, 2 या 3, हमेशा याद रखना, इंपोर्टेंट टॉपिक केवल इसमें है कि वो है आयनिक बंध बनाते हैं। क्या बंध बनाते हैं, बोलो क्या बंध बनाते हैं। और आयनिक बंध कौन से, आयनिक बंध बनने से कौन से यौगिक बन जाते हैं, आयनिक यौगिक। कौन से यौगिक बन जाते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, निम्न होती है, +2 या +3 होती है, वो आयनिक यौगिकों का निर्माण करते, और जिनकी ऑक्सीकरण संख्या उच्च होती है वो सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या उच्च होती है वह सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम अंजलि बेटा, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या कम होती है वह आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है वह सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए अभी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने पढ़ा कि यह रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व ज्यादातर रंगीन यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, तो इसका रीजन केवल एक है, इनको संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, उस पर हम थोड़ा सा वापस आएंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों कहे जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसी में संक्रमण तत्वों के पहली सीरीज में जो 3D सीरीज है उसमें एक लास्ट तत्व है आपका, देखो लास्ट तत्व है जिंक, क्या है, Zn, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये संक्रमण तत्व में नहीं आता, ये डी ब्लॉक में तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। रीजन बताइए शिवम। सभी तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो D1 से लेके D9 तक जाएगा, लेकिन जो Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, यानी यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में निकालेंगे तो इसके सभी कक्षक क्या होंगे, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 होता है, अतः इसमें D कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसीलिए यह संक्रमण तत्व। जिन तत्वों का D 3D 4D 5D 6D, जिन तत्वों का D कक्षक अपूर्ण हो उनको संक्रमण तत्व कहा जाता। खत्म। इसका 3D क्या है, पूरा भरा हुआ है, तो क्या यह संक्रमण है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट है, Zn है आपका, CD है आपका, Hg है, ये सब जो लास्ट वाले जितने हैं इनके सभी D कंप्लीट हैं, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई, बिकॉज दे हैव कंप्लीट हिज D ऑर्बिटल्स, कंप्लीट भरे हुए हैं इनके D कक्षक, इसलिए यह संक्रमण तत्व में नहीं आते हैं। यह क्वेश्चन आता है, जिंक 3D10 है, यह इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D को उसमें आता है, फिर भी यह संक्रमण तत्व क्यों नहीं है, तो आप लिखेंगे संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनके D कक्षक अपूर्ण होते हैं, जिनके D कक्षक। अब ये सबरे संक्रमण है, देखो एक कम है संक्रमण है, 2 कम है संक्रमण है, 3 है संक्रमण है, संक्रमण है, संक्रमण है, सबरे संक्रमण है, संक्रमण है, संक्रमण है, संक्रमण है, सब संक्रमण। लेकिन जिंक का क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, देख लो, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d10, 30 हो गया, ठीक है सर। इसलिए जिंक क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है। तो हम टॉपिक पे थे कि रंगीन रबड़ क्यों बनाते हैं, तो जो D कक्षक होते बेटा समझ लो, हमने इसमें भर दिया 1 2 3 4 5 और एक 6 भर दिया, चलो
तो ये अपूर्ण कक्षक दिख रहे हैं ना, क्या दिख रहे हैं ये, क्या दिख रहे हैं ये, अपूर्ण या अर्धपूर्ण, मतलब अभी ये पूरा नहीं भरे हैं, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, सीधी सी बात है, इसका जोड़ा बन गया और जिसकी रब ने बना दी जोड़ी, जिसकी जोड़ी बन गई, ठंडे आ गया वो, चलो ठीक है बन गया, अब तो हमारा तो खेल हो गया। अकेले हैं, तलाश में हैं जोड़ीदार की, तो ये क्या करते हैं कि ये परेशान रहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमेशा परेशान रहता है। तो ये जो ऊपर का दृश्य क्षेत्र, प्रकाश का क्षेत्र होता है, उससे कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और फिर वे जब वापस अपनी अवस्था में लौटते हैं, कौन सी अवस्था में, तो विभिन्न प्रकार के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, इसीलिए यह कलरफुल होते, कलरफुल यौगिक बनाते। क्वेश्चन आया है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन लवण रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, तो आप लिखेंगे डी कक्षक या डी ब्लॉक के तत्वों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह उत्तेजित होकर उच्च अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और वह जब वापस अपनी अवस्था में, मूल अवस्था में लौटते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिस वजह से यह रंगीन यौगिकों का निर्माण करते। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, रोकना बेटा।